दोस्तों, बायो फर्टिलाइज़र पे ये मेरा दूसरा वीडियो है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बायो फर्टिलाइज़र पे ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसमें मैंने काफ़ी शॉर्ट में बताया था। फ़िलहाल मैंने सोचा कि दूसरा वीडियो इस पे अपलोड किया जाए, जिसमें काफ़ी डिस्क्रिप्टिव बताने का प्रयास करूँगा। पुराने वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। खैर, इस वीडियो में बायो फर्टिलाइज़र जो रिवाइज्ड है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैं कवर करूँगा। तो पहला, इसमें बायो फर्टिलाइज़र के बारे में हम फिर से जानेंगे। दूसरा, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एमेलियोरेटिंग सॉइल्स। तीसरा है अवेलेबिलिटी एंड टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। चौथा है कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम राइजोबियम, वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइक्रोइजा के बारे में, एजोला, फिर बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर एजोस्प्रिलियम, एजेटोबैक्टर वगैरह के बारे में हम जानेंगे कि आखिर इनका रोल क्या है। ठीक है, तो अपना सबसे पहला पॉइंट है कि बायो फर्टिलाइज़र आखिर क्या है। तो ठीक है कि बायो फर्टिलाइज़र ऐसे उर्वरक होते हैं जिसमें जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। इसके हिंदी में जीवाणु खाद भी कहते हैं। तो इसमें हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे जीवाणुओं को खोजा है जो पौधों के साथ सहजीवी या असहजीवी रूप में रह करके मृदा में नाइट्रोजन या फिर अन्य न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराते हैं। या तो वे कुछ एलिमेंट फिक्स करके बनाते हैं, या फिर वे कुछ एलिमेंट अघुलनशील अवस्था में होते हैं, उन्हें घुलनशील अवस्था में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे अभी हम आगे इसके पार्ट में पढ़ेंगे एक नया कि ग्रोथ स्टिमुलेटिंग बैक्टीरियाज। ठीक है। अब जैसे ये बायो फर्टिलाइज़र हमने कह दिया कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवाणु यूज होते हैं। तो क्या ऐसे पन्नी में थोड़ी ना दे देंगे किसान को कि ले जा डाल देना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें। तो इसको किस फॉर्मेट में किसान तक प्रोवाइड किया जाता है, इसमें जानेंगे। तो इसे सर्वप्रथम कोयले के चूर्ण या फिर लिग्नाइट, या फिर हम मिट्टी में भी, हम नहीं वैज्ञानिक, मिट्टी में भी इस सभी माइक्रो, पहले तो उन्हें स्टेरिलाइज करते हैं, जिसे कहा जाता है ऑटोक्लेविंग, जिसमें तकरीबन 10% नमी के साथ उसे स्टेरिलाइज किया जाता है। ठीक है, जिससे वह जीवाणु रहित बन जाता है और फिर 48 घंटे तक ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है। और फिर उसके लिए फसल विशेष के लिए जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए होंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें इंस्टॉल करके, उसमें डाल करके और फर्दर पैकेट में डाल करके मार्केट में उतार देते हैं। ठीक है। तो ऐसे जैव उर्वरकों में मुख्य रूप से राइजोबियम कल्चर, एजेटोबैक्टर वगैरह, एजोस्प्रिलियम जैसे वैम मैंने बताया था। ठीक है। फिर बीजीए वगैरह, एजोला, एजेटोबैक्टर, जैसे दुनिया भर के हैं। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑटोक्लेविंग के ज़रिए तैयार बायो फर्टिलाइज़र में इंस्टॉल करके किसानों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ठीक है, विभिन्न फसल समूहों हेतु राइजोबियम कल्चर, अब जैसे कि आता है मटर के समूह में राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम का यूज़ किया जाता है। ऐसे कोई सामान्य, जैसे कि अब राइजोबियम की कई स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे हुआ लेग्यूमिनोसोरम, मिलीलोटाई, जेपोनिकम, ट्राइफोलियम, फेजियोलाई भी, ल्यूपिनी भी। अब तो ये सब अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग तरह के क्रॉप में यूज़ किए जाते हैं। ठीक, जैसे राइजोबियम मिलीलोटाई लूसर्न के क्रॉप में यूज़ होता है। लूसर्न समूह की जो फसलें आती हैं, जैसे लूसर्न हुआ, स्वीट हुआ, क्लोवर हुआ। ठीक है। और ल्यूपिन की अगर बात करें, ल्यूपिन समूह में राइजोबियम ल्यूपिनी। ठीक है, ल्यूपिन वर्गीय फसलें। और हम सेम की बात करें तो राइजोबियम फेजियोलाई उर्द और मूंग के क्रॉप में खास तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक, तो ये तो बात रही कि विभिन्न फसलों हेतु राइजोबियम कल्चर। एक बार फिर से मैं क्या बता देता हूँ। मटर के लिए राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, लूसर्न के लिए राइजोबियम मिलीलोटाई, सोयाबीन के लिए जेपोनिकम, क्लोवर के लिए ट्राइफलाई, ल्यूपिन के लिए ल्यूपिनी और सेम के लिए फेजियोलाई। ठीक, तो आगे हम जानेंगे रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एमेलियोरेटिंग सॉइल्स, यानी एक तरह से मृदा उर्वरता बढ़ाने में सूक्ष्म जीवाणुओं की भूमिका। तो वर्तमान में जो इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड सिस्टम जो चल रहा है, यानी IPNS, तो इसके अंतर्गत बायो फर्टिलाइज़र पर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि हम बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करें। जो हम NPK वगैरह डायरेक्ट अप्लाई करते थे,
उसे ना यूज़ करें। क्योंकि जैसे सिंपली हम समझ सकते हैं कि जो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं ये होम्योपैथिक दवाओं की तरह होते हैं, जो प्लांट में धीरे धीरे सुधार कर सॉरी मृदा के धीरे धीरे सुधार करते हैं, प्लांट्स को धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करते हैं और कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं डालते हैं। और जो ये हमारे एनपीकेस वगैरह हैं जिसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन की सप्लाई करते हैं, ये एलोपैथिक दवाओं की तरह होते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ये देखते नहीं हो कि नाइट्रोजन अप्लाई कर दिया हमने कि तुरंत उसका असर दिख गया। जैसे तुमने पैरासीटामॉल 500 mg खा लिया तो जो वायरल फीवर से पेन जनरेट हुआ था बॉडी में, वो पेन से रिलीफ मिल जाती। तो ठीक उसी तरह से ये तत्काल आराम दे देते हैं, लेकिन ये बाद में इनके निगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि एलोपैथिक मेडिसिन में भी निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन बस बायो फर्टिलाइज़र इसीलिए हम यूज़ करते हैं खेतों में, ताकि हमें कोई निगेटिव इफेक्ट देखने को ना मिले। तो हमारे पास ऐसे लाखों की संख्या में बैक्टीरियाज़ हैं जो फसलों को अलग अलग तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। कुछ उसमें बायोमास इंडेक्स वगैरह बढ़ाते हैं, ठीक है, और कुछ उसमें भूमि में पर्याप्त एयरेशन करते हैं, यानी हवा की मात्रा यानी जो एयर कंटेंट होना चाहिए सॉइल में वो बढ़ाते हैं। और कुछ वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, मृदा में जो नाइट्रोजन होती है उसे स्थिर करते हैं, कुछ फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बनाते हैं। तो अपने पास ऐसे बहुत से बैक्टीरिया हैं। और हाँ, जो ये पौधों में मृदा जनित रोग होते हैं उन्हें भी ये दवा के तौर पे काम करते हैं। हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं ये हार्मोन्स, विटामिन्स, ऑक्सीजन वगैरह की भी सप्लाई करते हैं। थर्ड टर्म अपना आता है कि अवेलेबिलिटी एंड टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइज़र जान लेते हैं। तो मेनली ये 2 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में 3 प्रकार का भी मिल जाता है, तो मैं 3 वाला बता रहा हूँ। जिनमें से पहला आता है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी नाइट्रोजन फिक्स करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरा आता है फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरियाज। ठीक। थर्ड आता है ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस और ग्रोथ प्रमोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जो ग्रोथ की रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हालांकि ग्रोथ प्रमोटेशन उस बात पर निर्भर करता है कि किसी प्लांट में न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अवेलेबल हैं कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली आगे के 2 ही इंपॉर्टेंट हैं, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया जिसमें आते हैं, यानी नाइट्रोजन फिक्सेसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड टाइप आता है फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरियाज। ठीक है, फिर फर्दर इनके पार्ट्स हैं। अब जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग में 2 पार्ट होते हैं, सिम्बायोसिस एंड नॉन सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स एंड नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। सिम्बायोटिक के बारे में जैसा कि मैंने अपने पुरानी वीडियो में बताया है, सहजीवी होते हैं, ये रूट के पास कॉलोनाइज हो जाते हैं, गांठें बनाते हैं और फिर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ठीक है, अपने मेटाबॉलिज्म को कुछ इस तरह से रेगुलेट करते हैं। ठीक। और फिर नॉन सिम्बायोटिक मतलब ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं, भैया हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हमसे जो नाइट्रोजन बनेगा वो तुम ले सकते हो, बड़े ही दयालु प्रकृति के होते हैं। ठीक, तो ये नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज हैं। फिर फर्दर मैंने क्लासीफाई किया था उसमें क्या नाम है, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरियाज में, फिर उसमें आता है VAM, एजोला वगैरह दुनिया भर के हैं। तो नाम सुन लीजिए कुछ जीवाणुओं के, एजोटोबैक्टर, एजोस्प्रिलियम, स्यूडोमोनास, बैसिलस, एस्परजिलस या फ्रैंकिया इसे कहते हैं। ठीक है, एजोटोबैक्टर वगैरह, राइजोबियम जैसा आप जानते हैं, और राइजोबियम में भी काफ़ी स्पीसीज़ मैंने बताई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना आता है, और हाँ अवेलेबिलिटी की अगर बात, तो बायो फर्टिलाइज़र की जो अवेलेबिलिटी है वो अभी मार्केट में कम है। इसके 2 कारण हैं। एक तो इनका प्रोडक्शन कम है, जो हमारी संस्थाएं हैं इनका प्रोडक्शन कम कर रही है, और दूसरी बात किसानों की समझ भी नहीं है, उतना उनकी नॉलेज भी नहीं है, उतना पहुंच भी नहीं है कि वो उन्हें ले सकें। इसीलिए हम देखते भी हैं कि बताइए कहाँ बायो फर्टिलाइज़र लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, कम मात्रा में अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी ही कम है। ठीक है, इनका क्योंकि प्रोडक्शन भी कम है। खैर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या योगदान है किसमें, सॉइल फर्टिलिटी में। शायद मैंने सॉइल फर्टिलिटी लिखा नहीं। हाँ, नेक्स्ट माइक्रो कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पहला जानेंगे राइजोबियम का क्या रोल है। वर्तमान में बात करें तो राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम बहुत ही फेमस स्पीसीज़ हैं, खासतौर पे दलहनी फसलों में सिम्बायोसिस द्वारा नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए।
ठीक है। और पौधों में नाइट्रोजन की उपलब्धता ये 10 से 20% तक बढ़ा देते हैं। फिर देखिए, अगर बात करें तो दलहनी फसलों में 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तथा कैजुरीना इक्विसिटिफोलिया के पेड़ में अगर बात करें तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष से अधिक नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। कौन? राइजोबियम। नेक्स्ट बात आती है VAM यानी वेसिकुलर अर्बेसिकुलर माइकोराइजा के बारे में। ये एक माइक्रोराइजल फंजाई है जो सिम्बायोसिस प्रक्रिया के द्वारा प्लांट्स को फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग फॉर्म में प्रोवाइड कराता है, यानी घुलनशील अवस्था में प्रोवाइड करता है। ये सिम्बायोसिस का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है। ये खास तौर पे बागवानी मतलब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में यूज़ किए जाते हैं और फॉरेस्ट्री में भी अधिकांश तौर पर यूज़ किए जाते हैं। और कुछ ये जो अल्प मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की जिनकी ज़रूरत होती है, जैसे फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, तो इन सब की भी ये उपलब्धि मुहैया कराते हैं। ठीक है। और वैम का प्रयोग यानी वेसिकुलर अर्बेसिकुलर माइक्रोराइजा का प्रयोग रोपड़ी फसलों में अधिकांश सफल देखा गया है। जैसे कि हम टमाटर की बात करें, तंबाकू, बैगन वगैरह में सुविधापूर्वक इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके प्रयोग की दर की अगर हम बात करें तो 2 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर नर्सरी में अथवा रोपड़ी के समय जहाँ पर भी आप रोपाई कर रहे हैं वहाँ यूज कर सकते हैं। इससे आपके 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस की बचत होती है, वो भी 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर माने लगभग 4 बीघा के आसपास, यानी तुम 1 बीघा में खाली 5 किलो फास्फोरस बचा पाओगे इस वैम को अगर यूज़ करते हो तो। हालांकि बात क्या कहें, डिस्कशन लंबी चली जाएगी। नेक्स्ट बात आती है एजोला की। ठीक है। एजोला एक लघु जलीय फर्न है। ठीक, एजोला एक फर्न है, बैक्टीरिया नहीं है। इसमें 7 जीवित प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं और 25 जो हैं वो फॉसिल स्पीसीज हैं। ठीक है। यह तालाबों, झीलों, पानी, धान के खेतों में भी अक्सर देखने को मिल जाते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ बता दें, वियतनाम और चाइना में बहुत पहले से ही इनका उपयोग किया जाता रहा है एजोला का। अब इस समय हमारे दक्षिण भारत में उड़ीसा, तमिलनाडु, पंजाब आदि क्षेत्रों में अडाप्ट किया जा रहा है। ठीक है। लेकिन अभी हमारे यहाँ एजोला द्वारा कल्चर, जैसे कि क्या बात करें, धान में ये सब नहीं है अभी। ठीक है। लेकिन इनके प्रोडक्शन से, यानी इनकी उपलब्धता से, इनके मल्टीप्लिकेशन से हम धान में अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जैसा कि एक एल्गी है, तो नाइट्रोजन संचित करता है, जिसका धान में प्रयोग करीब 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करने से 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर संचित हो जाता है, या फिर यूं कहें 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत होती है। आप कितना BGA अप्लाई कर रहे हैं? 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अप्लाई कर रहे हैं। कितने की बचत हो रही है? 25 से 30, मोटा मोटा 30 माने 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट बात आती है एजोस्पेरिलियम की। तो प्रायः सभी फसलों के लिए या फिर सभी पौधों के साथ कहें तो एजोस्पेरिलियम का स्वतंत्र जीवित नाइट्रोजन स्थिर करने में बड़ा रोल है। ठीक है। यह 15 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की बचत करता है। वहीं अगर हमारा BGA था तो 30 किलोग्राम तक जा रहा था, एजोस्पेरिलियम है वो 25 किलोग्राम तक बचत कर पा रहा है। एजोस्पेरिलियम नाइट्रोजन आधारित जैव उर्वरक है। ठीक। नेक्स्ट टर्म आता है एज़ोटोबैक्टर और लास्ट है एज़ोटोबैक्टर। धान, गेहूं, आलू, टमाटर ऐसे जो फसलें हैं इनमें 5 से 10% तक यील्ड बढ़ा देता है। ठीक है। एज़ोटोबैक्टर वगैरह फास्फोरस को सॉल्युबलाइजिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली ये फास्फोरस की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। ठीक। अब इन जैविक जो उर्वरक हैं इनका प्रयोग से हम पादप के कई पेड़ पौधों में जो रोग होते हैं उनके निपटारे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रोथ इरेक्शन, हम ग्रोथ बढ़ा सकते हैं प्लांट्स की, जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं प्लांट्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी इकोलॉजिकल असिस्ट को कोई परेशानी नहीं होगी। ना तो एयर पोल्यूशन होना है, ना ही इससे किसी तरह का सॉइल पोल्यूशन होना है, वाटर पोल्यूशन भी नहीं होता है। मैंने बताया था कि ये एकदम होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह हैं जिनके फ़ायदे ही दिखने हैं, कम से कम कोई नुकसान तो नहीं दिखना है। ठीक है। तो जैव उर्वरक की अच्छी खासी
स्कोप है आगे अगर आप बायो फर्टिलाइज़र मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में जाते भी हैं, ठीक है। और देखो जो जैविक खेती है इनकी अगर हमें उपलब्धता मुहैया करानी या फिर जैविक खेती को बढ़ावा देना है तो पहली बात तो हमारे जो सोशल एक्सटेंशन प्रोग्राम्स हैं वो ईमानदारी से हों, ठीक है, ताकि हमारे किसान वास्तव में नॉलेज प्राप्त कर सकें, उसके प्रति प्रेरित हों और फिर वे इस कल्चर को अपनाएं, ठीक। अब ये बताइए कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही अच्छी है या फिर बायो फर्टिलाइज़र इतने ही अच्छे हैं तो हमारे किसानों तक अगर ये चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं या फिर यूं कहें हमारा किसान इसे अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है या फिर अडॉप्ट नहीं कर रहा है तो इसमें किसकी गलती है? किसानों की गलती है कि वो इसे नहीं ले रहे हैं या फिर किसकी गलती है, यही बताएं। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।